राधे राधे, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज हम देखेंगे एंड्योरेंस और कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय लगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर सभी लोगों ने पढ़ी रखी हैं। तो हम इन्हें रिवाइज करने के लिए यहाँ केवल एक उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आज प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी इसे ब्रीफ में ख़त्म करें। एंड्योरेंस की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ये वो सहनशीलता बोलते हैं इसको हिंदी में, किसी भी कार्य को लंबे समय तक थकान की स्थिति में करने की क्षमता एंड्योरेंस कहलाती है, सहनशीलता। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद द डिजायर्ड क्वालिटी एंड स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। किसी भी स्पोर्ट्स मूवमेंट को करने की क्षमता इच्छित गुणवत्ता और गति के साथ थकान की स्थिति में करने की, किसी भी स्पोर्ट्स मूवमेंट को करने की क्षमता एंड्योरेंस कहलाती है। ठीक, अभी इसके टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप की है ये। तो हम इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। दो तरह से, किस नेचर की एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके आधार पर हम इसे बांटते हैं, और दूसरा हम कितनी देर की एक्टिविटी कर रहे हैं उसके आधार पर इसे बांटते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी ये तीन प्रकार की होती है: बेसिक, जनरल और स्पेशल। बेसिक में क्या है? बेसिक एंड्योरेंस इसे बोलते हैं कि एबिलिटी टू डू मूवमेंट इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ मसल्स। लार्ज नंबर ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करके जो बेसिक मूवमेंट्स किए जाते हैं उनको लंबे समय तक करने की क्षमता, जैसे जॉगिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, ये सारी चीजें जो कि 30 मिनट से ज्यादा, मोर देन 30 मिनट के लिए की जाती हैं, तो वो बेसिक एंड्योरेंस बोला जाता है। जनरल एंड्योरेंस क्या है? स्पोर्ट्स मूवमेंट ऑफ जनरल नेचर। जनरल नेचर के जो स्पोर्ट्स मूवमेंट है, जनरल नेचर के स्पोर्ट्स मूवमेंट, जो सामान्य स्पोर्ट्स की गतिविधियां होती हैं उन्हें करने की क्षमता, वो जनरल एंड्योरेंस बोली जाती है। और तीसरी है स्पेशल। स्पेशल में नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेसिफिक होगा। स्पोर्ट्स मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक नेचर, किसी भी स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक मूवमेंट्स या काम जो उस स्पोर्ट्स की स्किल्स से, टेक्निक से रिलेटेड हो, उनको लंबे समय तक करने की क्षमता। अच्छा, दूसरा है अकॉर्डिंग टू, ये मेन है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। इस पे आधार पे हम इसे ज्यादा समझते हैं। ये चार प्रकार की होती है: स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मीडियम टाइम एंड्योरेंस और लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस होती है 0 से 45 सेकंड तक के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो स्पीड एंड्योरेंस में आएगा। शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस होती है सॉरी दूसरी होती है शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मतलब 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक की गई गतिविधि इसमें आती है शॉर्ट टाइम के लिए। तीसरी होती है मीडियम टाइम, ये टाइम के अकॉर्डिंग ही है सारी, 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक की एक्टिविटी मीडियम टाइम एंड्योरेंस में आएगी। और लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस आएगी मोर देन 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा तक की कोई एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं। साइक्लिक मूवमेंट्स स्पेशली होंगे इसमें 11 मिनट से ज्यादा के, 11 मिनट से ज्यादा के साइक्लिक मूवमेंट या 30 मिनट से भी ज्यादा के, वो सब लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस में आएंगे। तो इस तरह से हम एंड्योरेंस को समझते हैं। इतने टाइप की एंड्योरेंस होती है। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एरोबिक कैपेसिटी सबसे पहला। एरोबिक कैपेसिटी मतलब, एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी ऑक्सीजन की उपलब्धता में किए गए काम। एरोबिक कैपेसिटी वो है कि ऑक्सीजन अगर आपको प्रॉपर मिल रही है तब आप कितनी देर तक काम कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता में। इट इज मेजर्ड बाय VO2 मैक्स। VO2 मैक्स से इसको मेजर करते हैं। VO2 मैक्स क्या होता है? VO2 मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल इन 1 मिनट। 1 मिनट में वर्किंग मसल द्वारा कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया जा सकता है उसे VO2 मैक्स कहते हैं। तो एरोबिक कैपेसिटी को VO2 मैक्स से ही मेजर किया जाता है। अच्छा, VO2 मैक्स अपॉन बॉडी वेट बराबर होता है रिलेटिव VO2 मैक्स, मतलब रिलेटिव VO2 मैक्स कहलाएगी VO2 मैक्स अपॉन बॉडी वेट। इन दोनों का रेशियो उसे बोलेंगे रिलेटिव VO2 मैक्स। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर किलोग्राम, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट, ये होता है रिलेटिव
रिलेटिव VO2 मैक्स, अगर कभी सवाल आ जाए कि रिलेटिव VO2 मैक्स क्या है, तो उसका जवाब ये है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट। ये एक फैक्टर है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन में ही एरोबिक एक्टिविटी होती है, और एरोबिक एक्टिविटी को ही हम लंबे समय तक कर सकते हैं। एनारोबिक एक्टिविटी को बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है। ऑक्सीजन इसमें बहुत बड़ा रोल, मेन रोल प्ले करती है। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये एंड्योरेंस एक्टिविटीज में सबसे ज़्यादा इनका रोल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अगला है इसका ऑक्सीजन इनटेक। ये दो टर्म होते हैं, 11th-12th की बुक में भी है शायद कहीं, CBSE में इसको जब पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक होता है एक ट्रांसपोर्ट होता है और एक अपटेक होता है। तीन टर्म होते हैं, सॉरी, तीनों को समझने की जरूरत है। ऑक्सीजन इनटेक का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन और इनहेल्ड बाय द बॉडी थ्रू लंग्स, मतलब हमने नाक के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ले ली बॉडी में, फेफड़ों में इनहेल कर ली, इसे बोलेंगे इनटेक, मतलब ले लिया। ट्रांसपोर्ट का मतलब है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज which is working and utilizing that particular amount of oxygen at a time of exercise और ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के टाइम पे जो टिश्यू या जो सेल जो वहाँ कंज्यूम हो रहा है लोकल एरिया में, जहाँ पे भी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है एनर्जी के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, वहाँ तक उसको पहुँचाने की क्षमता, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। मतलब वेन्स, आर्टरी, इनके द्वारा ये आना जाना, इसका ये ट्रांसपोर्ट होता है। और इनटेक का मतलब वो लिया जा रहा है अंदर। और अपटेक का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सेल और टिश्यू एट अ लोकल एरिया विच इज वर्किंग मसल। किसी भी वर्किंग मसल के लोकल एरिया में जहां पे वो यूटिलाइज होनी है, तो वहां पर उसका अपटेक का मतलब ये होता है वो कितनी हद, किस हद तक उसे आप यूज कर पा रहे हो, जितनी पहुंच रही है, जितनी ली गई है, जितनी पहुंची है, उसमें से कितनी आपके टिश्यूज या सेल द्वारा यूज की गई है, उसे बोलेंगे अपटेक, ऑक्सीजन अपटेक। तो ये तीनों टर्म समझने वाले हैं। अच्छा, एक होता है एनर्जी रिजर्व्स। हमारे पास एनर्जी रिजर्व्स कितने हैं ये भी डिपेंड करेगा। एनर्जी रिजर्व्स कैसे होते हैं? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग होती है, ग्लाइकोजन होता है, मसल ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन, ये सारी चीजें हमारे पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। एडिपोज टिश्यू में जो फैट होता है वो भी हमें एनर्जी देता है, तो वो भी स्टोर्ड एनर्जी है। तो एनर्जी के आपके पास रिजर्व कितने हैं, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप एंड्योरेंस एक्टिविटी कितनी, किस हद तक अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी अल्टीमेटली चाहिए होगी वहां किसी भी तरीके से, तो वो होगी तुम्हारे पास, तभी उससे अच्छे से कर पाओगे। जब रिजर्व्स नहीं होंगे तो फिर वो होना असंभव है। तो ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है इसका। और एक अनएरोबिक कैपेसिटी आ जाती है। एक तो ये एरोबिक थी, अभी हमने पढ़ी थी, एक होती है अनएरोबिक। अनएरोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती हैं एंड्यूर, सहन शक्ति के तौर पे थोड़े लंबे समय के लिए। ये अनएरोबिक कैपेसिटी को समझने के लिए मैं और थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वर्क इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसा मैंने बोला कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में काम करने की कैपेसिटी है ये। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द एनर्जी प्रोडक्शन फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी प्लेस इन टू वेज। दो तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में। पहला है थ्रू एटीपी एंड सीपी, फॉस्फोजेनस स्टोर्स, इसकी बात हम यहां कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी एंड सीपी। ठीक, दिस मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड अलेक्टेसिड मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं अलेक्टेसिड मैकेनिज्म। इसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता, इसलिए इसका नाम है लैक्टेसिड मैकेनिज्म। एंड इट डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता। और दूसरा है बाई ग्लाइकोलिसिस ऑफ मसल ग्लाइकोजन। मसल ग्लाइकोजन जो होता है मसल में, उसकी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें बर्निंग होती है, वो दूसरा है। इसको बोलते हैं लैक्टेसिड मैकेनिज्म, लैक्टेसिड मैकेनिज्म।
क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का, इसलिए इसे लैक्ट एसिड बोलते हैं। और इसमें नहीं होता है एटीपी सीपी वाले में, फॉस्फेजन स्टोर्स वाले में नहीं होता है, इसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं और इसे लैक्ट एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता है फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड का। ये समझने वाली बात है, ये लैक्टिक एसिड इसमें बनता है, ठीक है। दूसरा है फॉस्फोजन स्टोर्स, हम समझ गए फॉस्फोजन स्टोर्स क्या चीज है। स्टोर्स ऑफ एटीपी एंड सीपी, एटीपी और सीपी के जो स्टोर्स होते हैं, दिस इज सो बिकॉज मसल डेराइव्स एनर्जी ओनली फ्रॉम एटीपी विच इज स्टोर्ड इन वेरी लेस अमाउंट इन मसल। बहुत कम अमाउंट में मसल में एटीपी होता है और केवल उसी से एनर्जी हमें मिल सकती है। एटीपी हैज टू बी रिप्लेटेड रैपिडली रिसिंथेसाइज्ड बाय सीपी, रिसिंथेसाइज होना होता है इसे सीपी के द्वारा, क्रिएटिन फॉस्फेट के द्वारा। द स्टोर ऑफ विच आर आल्सो लिमिटेड, जिसके भी स्टोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। सीपी इज रिसिंथेसाइज्ड बाय ग्लाइकोलिसिस बट लार्जर स्टोर ऑफ एटीपी एंड सीपी रिलीव्स प्रेशर ऑन द ग्लाइकोलिसिस देयरबाय रिजल्टिंग इन लेसर अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। मतलब ग्लाइकोलिसिस पे जाता है ये भी, लेकिन फिर भी इसमें ग्लाइकोलिसिस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती और लैक्टिक एसिड ज़्यादा नहीं बनता है एटीपी सीपी सिस्टम से, जो रेडीमेड हमारे पास जो होते हैं मसल में उससे। अच्छा, दूसरा है एनारोबिक में ही आता है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है कि बॉडी का जो एल्केलाई रिजर्व हैं उनसे पीएच को काउंटर करना, एसिडिक नहीं होने देना, वो क्षमता, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द एल्केलाई रिजर्व टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड इन ब्लड इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी वो है जो एल्केलाई रिजर्व के द्वारा बॉडी में लैक्टिक एसिड के खून में होने वाले इफेक्ट को काउंटर करती है, मतलब रोकती है वो, जिससे पीएच वैल्यू मेंटेन रहती है। द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच वैल्यू विद इन रेंज ऑफ 7.1 to 7.5 इज क्रूशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए पीएच वैल्यू ब्लड का 7.1 से 7.5 होना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में एल्केलाई रिजर्व्स होते हैं। एल्केलाई रिजर्व्स का मतलब बाइकार्बोनेट के रिजर्व्स होते हैं, जिनके साथ बाइकार्बोनेट होता है बॉडी में, जिससे हम लैक्टिक एसिड को काउंटर करते हैं। मतलब एसिडिक होता है या फिर क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, अम्लीय अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्षार होना बहुत जरूरी है। तो क्षार की जो क्षमता है बॉडी की वो बफर कैपेसिटी कहलाती है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस विच इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एंड्योरेंस परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। द एल्केलाई रिजर्व हाउएवर कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली थ्रू ट्रेनिंग। एल्केलाई रिजर्व्स को ट्रेनिंग के द्वारा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये हो गई बफर कैपेसिटी। कैपेसिटी टू काउंटर द लैक्टिक एसिड इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड ऑन ब्लड बाय यूजिंग द एल्केलाई रिजर्व्स इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, अब लैक्टिक एसिड को कितना टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, ये लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कहलाएगा, ठीक है। ये क्षमता के कितनी हद तक लैक्टिक एसिड को बॉडी टॉलरेट कर सकती है, मतलब उसे झेल सकती है। हाई लैक्टेट वैल्यू इन ब्लड आल्सो स्लो डाउन द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द वर्किंग मसल। एज अ रिजल्ट मसल लैक्टिक वैल्यू also increase rapidly. Now, only the ability to tolerate high lactate concentration can enable the sports person to continue the activity with the same speed. अगर तुम्हारे पास ये है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी है, तभी आप उसे लंबे समय तक लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाने के बाद भी उसे कैरी ऑन कर सकते हो किसी भी चीज को। फॉर्चुनेटली थ्रू ट्रेनिंग द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। ट्रेनिंग से, सौभाग्यवश ट्रेनिंग से ये बढ़ाया जा सकता है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा सकता है। द परफॉर्मेंस इन 400, 800 मीटर, 1500 मीटर इन ट्रैक एंड फील्ड डिपेंड्स सिग्निफिकेंटली ऑन लैक्टिक एसिड टॉलरेट। 400, 800 और 1500 मीटर की दौड़ों में बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस कि लैक्टिक एसिड टॉलरेंस आदमी की कैसी है। एक होता है एरोबिक कैपेसिटी, जो हमने अभी यहाँ पीछे पढ़ लिया है। मतलब एरोबिक कैपेसिटी वही है जो अभी हमने यहाँ पढ़ी है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा खर्च करने के लिए, तब आप इस तरह से ग्लाइकोलिसिस से और उससे
अपनी एनर्जी को बना पाएंगे और लंबे समय तक काम कर पाएंगे। और तीसरा आता है मूवमेंट इकोनॉमी। प्रॉपर टेक्निक के साथ अगर कोई मूवमेंट किया जाता है, बायोमैकेनिकली एनर्जी एफिशिएंट अगर कोई मूवमेंट किया जाता है, तो हम उसे लंबे समय तक कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मूवमेंट इकोनॉमी। मतलब कम से कम एनर्जी यूज करने वाले मूवमेंट्स करने हैं। और वो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप टेक्निकली और स्किल्ड हों, और टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और साउंड हो। किसी भी बंदे की जो स्पोर्ट्स मूवमेंट वो परफॉर्म कर रहा है, उसमें टेक्निक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये हो पाएगा। और दूसरे हैं साइकिक फैक्टर, मतलब आपकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति। इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर तक काम कर पाएंगे। आप फ्रस्ट्रेट हैं तो आप ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, गिव अप कर जाएंगे। और आप अगर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, बहुत ज़्यादा विल पावर अच्छी है, तो फिर आप लंबे समय तक किसी काम को कर पाएंगे। भले ही आपकी बॉडी में क्षमता है, लेकिन मेंटल स्टेट आपका कैसा है, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारे पास क्षमता तो थी, लेकिन हमारा मन इतना अच्छा तैयार नहीं था, इसलिए हम बीच में गिव अप कर गए, या हमारी परफॉर्मेंस लो डाउन हो गई, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उतनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, साइकिक फैक्टर्स। ये हर चीज़ में ही काम करता है। साइकोलॉजी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजियोलॉजी है, हमेशा। अब बात करते हैं इसके इम्प्रूवमेंट्स की। इम्प्रूवमेंट्स एंडुरेंस के किस तरह से करे जाएंगे, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं एंडुरेंस को इम्प्रूव करने के। तो सबसे पहले है कंटिन्यूअस मेथड, निरंतर इसमें करते हैं। ये दो तरह का होता है, स्लो कंटिन्यूअस और फास्ट कंटिन्यूअस। स्लो हम इसको रनिंग से समझते हैं। जैसे स्लो कंटिन्यूअस मतलब लगातार दौड़ते रहेंगे हम 140 से 160 बीट पर मिनट। हमें अपनी हार्ट बीट को रखना है मेंटेन, इससे ज़्यादा नहीं जाने देनी है, इतना स्लो चलाना है कि हार्ट बीट लगभग इतनी रहे, 140 से 160। नॉट लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से नीचे नहीं करना है। और 2 घंटे तक, 30 मिनट से 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ये आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक कम से कम ये एक्टिविटी करनी है, तो इससे हमारी एंड्योरेंस इंप्रूव होगी। दूसरा है फास्ट कंटिन्यूअस। जैसे इसमें आ रहा है फास्ट, तो इसमें हम हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। इसमें 160 से 180 बीट्स पर मिनट हम मेंटेन करेंगे, और नॉट लेस देन 20 मिनट से कम ये एक्टिविटी नहीं होगी। क्योंकि इतनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि हमने जोर थोड़ा ज़्यादा दे दिया और हम थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ा चुके हैं और हार्ट बीट भी ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए इसको कम से कम 20 मिनट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो 20 मिनट तो इसे करना ही है। तो ये दूसरा ट्रेनिंग का मेथड हो गया एंड्योरेंस का। तीसरा है वेरिएबल पेस मेथड। इसमें हम पेस को वेरी करेंगे, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यूअस बट विद चेंजिंग पेस, स्पीड और पेस को चेंज करते हुए लगातार काम करेंगे 140 से 180 बीट्स पर मिनट। मतलब इसकी नीचे वाली रेंज स्लो कंटिन्यूअस की और फास्ट कंटिन्यूअस की अपर रेंज दोनों तक, मतलब इन दोनों की रेंज को कवर करेंगे इसमें वेरिएबल पेस में। मतलब कम भी इतना करेंगे कि स्लो कंटिन्यूअस जैसा हो जाए, ज़्यादा भी इतना करेंगे कि फास्ट कंटिन्यूअस जैसा हो जाए। इन दोनों का मिक्स करके जब हम यूज करेंगे वेरिएबल करके पेस को और स्पीड को, तो फिर हम उसे वेरिएबल पेस मेथड बोलते हैं। होता है वो कंटिन्यूअस मेथड ही है। चेंज ऑफ पेस जो इसमें रहेगा, समझने वाली बात यह है कि वेरिएबल पेस मेथड में जो चेंज ऑफ पेस हम करेंगे वो प्री प्लान्ड होगा। पहले से हमें पता होगा कि हमें कब कम करना है और कब ज़्यादा करना है, ये समझने वाली बात है। एक और मेथड आता है, बहुत ज़्यादा रिनोन्ड मेथड है, इसका बहुत क्वेश्चन भी आते हैं इसके, फर्टलेग मेथड। स्वीडिश मेथड है ये, स्वीडन में इसे ईजाद किया गया था, इसे स्पीड प्ले भी बोलते हैं। इसमें भी 140 से 180 बीट पर मिनट तक ही हमें कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करनी होती है। लेकिन अंतर इसमें और वेरिएबल पेस में केवल इतना है, बीट्स जो हार्ट रेट है वो भी उतना ही हमें मेंटेन करना है, 140 से 180 इसमें भी, 140 से 180 इसमें भी। लेकिन चेंज सबसे बड़ा क्या है, चेंज केवल यही है, ये वेरिएबल पेस प्री प्लान्ड होता है और ये फर्टलेग मेथड अनप्लान्ड होता है, रैंडम। कभी भी कम किया जा सकता है और कभी भी बढ़ाया जा सकता है हार्ट बीट्स को, मतलब इंटेंसिटी कभी भी बढ़ाई जा सकती है, कभी भी घटाई जा सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये अच्छे एलीट प्लेयर्स के लिए ही कामयाब है। इसको फर्टलेग मेथड को हर कोई यूज नहीं कर सकता। जिसकी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स बहुत अच्छी होती हैं वही एथलीट इस मेथड को यूज कर सकते हैं,
वरना उन्हें नुकसान भी हो सकता है, छोटे मोटे एथलीट इसे यूज नहीं कर सकते। तीसरा है कि इंटरवल मेथड, इसमें 180 बीट पर मिनट तक हम ले जाएंगे, इतनी रनिंग करेंगे कि 180 बीट पर मिनट तक जाएं और एक्टिव रिकवरी देंगे बीच में, मतलब चलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं, कंप्लीट रिकवरी नहीं देंगे, एक्टिव रिकवरी देंगे, मतलब मूवमेंट में ही रहेंगे लेकिन मूवमेंट को स्लो करके, स्लो डाउन करके, जैसे कूल डाउन में हो जाता है उस तरह का करेंगे, केवल हम रोकेंगे नहीं मूवमेंट को, तो उसे बोलते हैं एक्टिव रिकवरी। एट 120 से लेके 130 बीट पर मिनट पर, जैसे ही 180 से 120-30 तक लेके आना है हमें बार बार इसे, तब रेस्ट देना है और जैसे ही 120-30 पे आ जाए फिर से एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है। मतलब इतना रेस्ट देना है कि 180 से 120-30 बीट पर मिनट पे आ जाए और फिर से शुरू, फिर 180 तक ले जाएंगे, फिर नीचे 120-30 तक आ जाएगी, फिर हम शुरू कर देंगे। इतना एक्टिव रेस्ट देके ये इंटरवल के साथ हमें ये करना होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरवल मेथड। एक और मेथड है रिपीटिशन मेथड। रिपीटिशन जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, रैप्स लगाए जाते हैं इसमें, 90 से 100% इंटेंसिटी रहेगी इसमें, मतलब हाईएस्ट ही रहेगी, टॉप क्लास इंटेंसिटी रखेंगे और इंटरवल ऑफ कंप्लीट रिकवरी होगी इसमें। एक रिपीटिशन के बाद एक कंप्लीट रिकवरी, मतलब पूरी तरह से रिकवर हो जाए अच्छे से रेस्ट करके, तब दूसरा रिपीटिशन लगाना है। इंप्रूव कंपोनेंट्स और फैक्टर ऑफ स्पेसिफिक एंड्योरेंस और ऑफ एनाएरोबिक कैपेसिटी, एनाएरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाता है और फैक्टर स्पेसिफिक एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए इसे यूज किया जाता है। और तीसरा होता है कंपटीशन मेथड, मतलब कंपटीशन की एक्सरसाइज, जिस कंपटीशन में हम जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही हमें किया जाए। जैसे 1500 मीटर की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 1500 मीटर 1600 मीटर की ही हम दौड़ लगाएं लगातार, उसकी हीट लगाएं, तो वो एक तैयारी का दूसरा मेथड है। अच्छा, एक और होता है इसमें, इसकी तैयारी का एक और मेथड है एल्टीट्यूड। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी एंड्योरेंस को डेवलप करती है काफ़ी हद तक। तो 2000 से 2400 फीट की हाइट पे जब हम जाएंगे तो वो एल्टीट्यूड बोला जाएगा, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हाई एल्टीट्यूड एक्सपोज द ह्यूमन बॉडी टू सेवरल इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड। जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बॉडी एक्सपोज होती है बहुत ज़्यादा वहां के वातावरण से, जो कि एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए सही नहीं है। जब सही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कठिन है, और जब कठिन वातावरण में हम ट्रेनिंग करेंगे तो हमें यहाँ के मैदान में आसानी रहेगी। जब हमारे लिए वातावरण आसान हो जाएगा तब, यही इसका एक बेस है एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। लेसर ग्रेविटेशन, लेसर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, लेसर विंड और एयर रेजिस्टेंस, लोअर टेम्परेचर, ये सारी चीजें हमें एल्टीट्यूड पे मिलती हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू टॉलरेट हाइपोक्सिक कंडीशन। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हो जाता है हायर, बहुत ज्यादा, और एडॉप्टेशन सजेस्ट बेटर एरोबिक कैपेसिटी के लिए हमें एडॉप्टेशन मिलता है और हमें आदत पड़ती है। 4 से 6 वीक पहले किसी कंपटीशन से हमें एक कैंप लगाना चाहिए हाई एल्टीट्यूड पे, और 2 से 3 दिन, 3 टाइम एक वीक में हमें वो करना चाहिए, वो एल्टीट्यूड ट्रेनिंग वहां पे जाके। और हमें फिर 1-2 दिन पहले वहां से आ जाना चाहिए, 4 से 20 दिन आफ्टर रिटर्न। अच्छा, इसका क्या है, आफ्टर रिटर्न टू सी लेवल द कंपटीशन शुड टेक प्लेस विद इन 4 से 20 दिन के भीतर हमारा कंपटीशन होना चाहिए। जब हम वहां से लौट के आए तभी हमें फायदा मिल पाएगा, वरना उसके बाद वो जो एडॉप्टेशन हुआ है, एक्यूमुलेटाइजेशन बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटाइजेशन, वो होता है, उसका इफेक्ट जब तक खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि 4 से 20 दिन के भीतर हमारा कंपटीशन होना चाहिए जब हम एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पर करके आए वहां से, तो वापस हमें आने में यहाँ 4 से 20 दिन के बीच में हमें कंपटीशन मिल जाना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छे फायदे उसके देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद, राधे राधे।